और फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए आज हमें बीएनएसएस के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर को पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है जमानत और बंद पत्रों के बारे में साधारण उपबंध की बात ये चैप्टर करता है। अब ये चैप्टर जो है आपके प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है और इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपका ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हम देखिए पूरा तो सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा नहीं इस चैप्टर में, लेकिन कुछ चीजों को जो जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए, जो अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जिन शब्दों को लेकर, उन शब्दों को मैं यहां पर क्लियर करूंगा। उसके साथ साथ मैं एक सेक्शन भी आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। शब्द क्या होंगे, जैसे आप कंफ्यूज होते हैं, बेल क्या है, बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, श्योरिटी क्या है, ये सभी शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, हमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। तो इस मायाजाल को, जो इन शब्दों का मायाजाल है, उसको मैं आज समाप्त करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ हम इसका एक सेक्शन पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 478 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ना है, हमें बेल पढ़ना है। अब बेल में स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपको क्लास मेरी आगे की चाहिए या मेरी जो प्रीवियस ईयर मैं पढ़ा चुका हूं, जो जितने भी सेक्शन में मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको उसकी क्लास करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि यदि आपको पूरा बैच चाहिए, जैसे जुडिशरी का, बिहार का या छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सिंगल पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मुझे कॉल करिएगा, जो भी आपको डाउट है वो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि यदि आपको बीएनएसएस की और क्लास देखनी है, जैसे मैं इसमें तो पढ़ा ही रहा हूं, एक डेमो के रूप में मैं YouTube पे अपलोड करता हूं वीडियो को, कि आप लोग देख सकें, भली बात है कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। और वीडियो आपको देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में BNSS नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें और भी वीडियोस हैं मेरी, आप उनको देख सकते हैं। यदि आपको इसके अलावा भी कोई और वीडियो चाहिए, जैसे BSc की चाहिए या किसी भी अदर आपके पेपर की वीडियो चाहिए, आपको डेमो के रूप में देखना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पर वो वीडियो सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाने का तरीका मेरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध जो बताया गया है इस चैप्टर में, उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या कहा गया, जमानत और बंद पत्र, दो शब्द आप देख रहे होंगे। इन दोनों शब्दों का मतलब आपको जानना बेहद जरूरी है जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देंगे, ये बार बार नाम आपके पास आएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर यार ये चीज क्या है। ठीक है, तो ये जमानत और बंद पत्र क्या होता है, हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। देखिए पहले हम इन्हीं शब्दों को जान लेते हैं, उसके बाद यहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए सबसे पहले हमने लिखा है, यहां पे क्या क्या चीजें लिखी है, हमने बेल लिखा है, बॉन्ड लिखा है, सिक्योरिटी लिखा है और श्योरिटी लिखा है। ये आपको बताने के लिए, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन शब्दों को हमने पहले यहां पे लिख दिया है कि आप पहले इन शब्दों से अवगत हो जाएं। तो सबसे पहले आप समझिए, जो हम बात कर रहे हैं किसकी, बेल की, कि बेल क्या होता है। सबसे पहले बेल समझते हैं, बेल क्या होता है, जमानत क्या होता है। जमानत एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को हम रिहा करते हैं, हम मतलब कोई पुलिस अधिकारी या कोर्ट के द्वारा उसको रिहा किया जाता है। तो रिहाई क्यों की जाती है, मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर यह आरोप लगा कि इसने फला कोई अपराध किया। ठीक है, अब इसे कहां कर दिया गया, इसे हमने जेल में बंद कर दिया। अब जेल में चूंकि बंद हो चुका है, तो अब इसका क्या हो रहा है, मान लीजिए अन्वेषण हो सकता है, जांच हो सकती है, या क्या हो सकता है, विचारण हो सकता है। तब तक के लिए मान लीजिए ये व्यक्ति बंद है, हाँ,
जेल में, तो उसको क्यों ना हम तब तक के लिए जमानत दे दें जब तक हम इसको दोषी करार नहीं कर देते हैं। एक सुंदर लाइन हमारे लॉ में कही गई है, कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषसिद्ध न हो जाए, या दोषसिद्धि जब तक साबित न हो जाए तब तक वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, निर्दोष माना जाएगा। तो इसके ऊपर तो अभी आरोप ही लगा है ना, ये दोषी तो करार हुआ नहीं, तो क्यों ना हम इसको जमानत पर रिहा कर दें। अब देखिए, जमानत पर रिहा करने के पीछे विधि की मंशा क्या है? विधि की मंशा ये है कि मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति के पीछे इसके माता है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, तो इनको जो करता धरता है वो कौन है? ए है। इन्हीं के बिहाफ पर उनका पूरा घर चल रहा है, यही कमाने खाने वाला है और इसी के बिहाफ पे पूरा घर चल रहा है। माता पिता को देखता है, बच्चे को देखता है, पत्नी को देखता है। अगर आपने इसी को जेल में बंद कर दिया तब तो पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा, खाने बिना मर जाएगा। तो इसलिए विधि की मंशा यह रहती है कि भाई इस व्यक्ति को तब तक के लिए हम जमानत पर छोड़ दें जब तक अन्वेषण जांच विचारण आपका चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम किसी व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लगाए जाएंगे। वो इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे? वो आपके बॉन्ड के तहत होंगे। उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा कि भैया तुम बॉन्ड भरो। बॉन्ड मतलब उन शर्तों से बंध जाना, मतलब शर्तों के साथ उसको छोड़ा जाएगा। उस बॉन्ड में लिखा रहेगा कि जब जब आपको जिस तिथि पर, जिस समय पर, जिस स्थान पर बुलाया जाएगा आप हाजिर होंगे, तभी उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर? तो बॉन्ड क्या होता है? ये उस व्यक्ति के द्वारा बॉन्ड भरवाया जाता है। क्लियर? अब देखिए, ए के बारे में कोर्ट को ये लग रहा है कि ये आएगा नहीं, भले बॉन्ड भर रहा है वो नहीं आएगा, तो ए से कहते हैं न्यायालय कि भैया तुम कोई श्योरिटी लेके आओ, कोई तुम्हारा दोस्त यार या कोई सम्मानित कोई व्यक्ति है वो आपकी गारंटी दे, तभी हम छोड़ेंगे। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है श्योरिटी। अब कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है सिक्योरिटी, दूसरा होता है श्योरिटी। मैं बात कर रहा हूं श्योरिटी की। तो कोर्ट कहती है कोई सम्मानित व्यक्ति या आपका हो, आपके मोहल्ले उल्ले का हो, जो आपकी गारंटी ले, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। तो वो सम्मानित व्यक्ति क्या कहलाता है? श्योरिटी कहलाता है। तो प्रतिभू इसी को कहते हैं, प्रतिभू सहित उसको छोड़ा जा सकता है या प्रतिभू रहित उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है? तो यहां इनकी गारंटी कौन देता है? मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है, तो ये इनकी गारंटी देंगे कि नहीं, जब जब आप बुलाएंगे तब तब ये हाजिर होगा। नहीं हाजिर होगा तो लीजिए, ये मेरा गाड़ी का कागज है, ये मैं आपको अदा कर रहा हूं, या मैंने ये देखिए रुपया पैसा आपके पास रख दिया है, ये गारंटी के रूप में आपके पास रहेगा। अगर नहीं हाजिर होता है तो ये चीजें आप ले लीजिएगा, जब्त कर लीजिएगा। ठीक है? तो जो चीज रखाई जाती है, रुपया पैसा कागजात, वो क्या होती है? वो सिक्योरिटी होती है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे होती है? धन के रूप में होती है। और धन कैसा होता है? वो चाहे रुपए पैसे के रूप में हो सकता है, या गाड़ी या मोटर के आपके या बाइक के कागजात के रूप में हो सकता है, या घर का आपका कागज हो उसके रूप में हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है? ये सिक्योरिटी कहलाती है। तो कुल मिला के सिर्फ आप ये समझिए कि बेल क्या होता है? जमानत है। जमानत एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति रिहा किया जाता है। बॉन्ड क्या है? व्यक्ति खुद भरता है बॉन्ड में शर्तें अधिरोपित होती हैं कि जब जब कोर्ट जिस दिन, जिस तारीख को, जिस समय पर बुलाएगा उस जगह पर मैं उपस्थित होगा। तो शर्तों का उल्लेख उन बॉन्ड में किया जाता है। सिक्योरिटी क्या होती है? ये आपकी प्रतिभूति होती है। सिक्योरिटी को क्या कहते हैं? प्रतिभूति कहते हैं। ये प्रतिभूति आपकी धन के रूप में हो सकती है। धन में क्या आता है? रुपया पैसा भी आता है, और जो कागजात हैं, चाहे घर के हैं, चाहे गाड़ी के हैं, मोटर के हैं, किसी के भी कागजात हो सकते हैं। सिक्योरिटी क्या होते हैं? सिक्योरिटी आपका व्यक्ति होता है, मानव शरीर होता है, वो सिक्योरिटी आपका होता है जो इनकी गारंटी लेता है कि जब जब हुजूर आप बुलाएंगे तब तब ये हाजिर होंगे। क्लियर? तो ये आपने जाना कि बेल क्या है, बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी क्या है और श्योरिटी क्या है। अब आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमें पढ़ना है जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध। ये कहां प्रावधान किया गया है? ये चैप्टर 35 में ये प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, कहां है? चैप्टर 35 में प्रावधान है, सेक्शन 478 से लेकर 496 तक यह प्रावधान करता है। सीआरपीसी में हम कहां पढ़ते थे इसको? चैप्टर 33 में पढ़ा करते थे, सेक्शन 436 से लेकर 450 तक हम सीआरपीसी में इसे पढ़ा करते थे। ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ी सी और जानकारी चाहिए, तो थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। इसमें जो हमने आपको बताया वही चीज यहां पर लिखा होगा। जमानत क्या है? जमानत को देखिए, इससे पहले कभी परिभाषित नहीं किया गया था। जब आप सीआरपीसी भी पढ़ते थे तो वहां जमानत की परिभाषा नहीं थी, लेकिन बीएनएसएस के अंतर्गत जमानत की परिभाषा को वहां पर रखा गया। जमानत कहां परिभाषित है आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के बी में आपकी जमानत को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब कहा गया कि जमानत क्या है? जमानत का तात्पर्य ऐसी प्रतिभूति से है जिसके अदा किए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति को अन्वेषण जांच विचारण के दौरान उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये जमानत कहलाएगा। तो प्रतिभूति में हमने आपको बताया कि ए द्वारा दी जाती है, किसके लिए? बी के लिए। ठीक है, बी को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया, कौन दे रहा है? ए दे रहा है। अब यहां ए क्या है आप बताइए? ए कौन है? ए हमारे श्योरिटी हैं। कौन है? श्योरिटी है, प्रतिभू है। ठीक है, तो ए द्वारा दी जाती है बी के लिए, ताकि बी अन्वेषण या विचारण के दौरान मुक्त रहे, अर्थात वो जेल में ना रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो प्रतिभूति दी जा रही है वो कैसे दी जाएगी? उसमें एक शर्तें निहित होंगी। शर्तें क्या निहित होंगी? यह कहा जाएगा उस अभियुक्त व्यक्ति से कि भैया तुम्हें निर्दिष्ट तिथि पर, जिस तिथि पर तुम्हें बुलाया जाएगा उस तिथि पर आप उपस्थित होंगे, या जिस समय बुलाया जाएगा या जिस स्थान पर बुलाया जाएगा उस जगह पर आप उपस्थित होंगे। तो ये सभी शर्तें उसमें अभिलिखित रहेंगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो सिक्योरिटी है ये कोई और भी दे सकता है, या बंधपत्र भरना होगा तो खुद वो व्यक्ति उस बॉन्ड को भर सकता है कि आप जब बुलाएंगे तब मैं हाजिर होऊंगा, मैं गारंटी देता हूं, यहां लिखता हूं, रुपया पैसा मैं अपना रखता हूं, गाड़ी के कागजात रखता हूं। तो खुद वो व्यक्ति भी दे सकता है, या कोर्ट जब कहेगी कि नहीं नहीं आपके ऊपर विश्वास मैं नहीं करता, आप कोई सिक्योरिटी लेके आइए, तो उस दशा में कोई सम्मानित व्यक्ति उसका क्या करेगा? गारंटी लेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैंने बताया कि जमानत किस लिए दी जाती है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ये कहा गया कि ये भाई जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे हम तब तक निर्दोष मानेंगे जब तक उसके ऊपर दोषसिद्धि साबित नहीं हो जाती, तब तक तो वो निर्दोष है। तो क्यों ना हम तब तक उसको जमानत पर रिहा कर दें। तो जमानत देने का उद्देश्य सिर्फ यही है। ठीक है, ये है। उसके बाद इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, जो कि आपके अगर मेंस का क्वेश्चन आता है, कहीं से पूछा जाता है जमानत से संबंधित, तो उसमें ये केस लॉ मेंशन करना है। यदि आपने उस केस लॉ को मेंशन नहीं किया तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। ठीक है, कौन सा केस लॉ है? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला है। इसमें क्या क्या चीजें कही गई थी? कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। क्या गाइडलाइन थी? कि बंधपत्र की धनराशि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जितनी उसकी क्षमता है उतनी आप बंधपत्र की राशि को निर्धारित करिए। मान लीजिए गरीब तबके का व्यक्ति है, आपने कह दिया भाई 50 लाख लाओ तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अब वो कहां से लाएगा? तब तो कहेगा नहीं भैया रहने दो, हम तो यहीं अच्छे हैं, रहने दो, हम 50 लाख तो वैसे भी नहीं ला सकते। तो भाई जितनी क्षमता है उस व्यक्ति की उतना आप बंधपत्र की राशि आप उससे मांगे। ठीक है, आगे कहा गया जमानत लेने वाला व्यक्ति तथा संपत्ति किसी और जिले में भी स्थित हो सकती है। जमानत लेने वाला व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि जहां अभियुक्त रहता है उसी जिले में वो भी रहता हो, या उसी स्टेट में रहता हो, वो अन्य स्टेट में भी रह सकता है। या संपत्ति वो जो रखवाने वाला है वो जरूरी नहीं है कि वो संपत्ति वहीं की हो, जहां अभियुक्त रह रहा है वहीं की संपत्ति हो, या वो अन्य जगह की भी संपत्ति हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा गया कि जमानत पर छोड़ देना एक नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो अधिकतर ये पूछी जाती है आपसे कि ये बताइए कि ये लाइन आपकी किस केस लॉ में कहा गया? जमानत पर छोड़ देना एक नियम है और जेल में रखना इसका अपवाद माना गया है। क्लियर? अब आइए जमानत के संदर्भ में दो प्रावधान बताए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा,
कहा गया जहां जमानत पर छोड़ा जाना आज्ञापक है, आज्ञापक मतलब मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, वहां आपको छोड़ना ही छोड़ना है। उस अभियुक्त व्यक्ति का यह राइट है कि वह जमानत की मांग कर सकता है। यदि आपने नहीं छोड़ा, कोई पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया, अब उस मैटर पर जमानत ली जा सकती है, मगर वो व्यक्ति नहीं लेता है, पुलिस अधिकारी नहीं छोड़ता है, तो उस दशा में पुलिस अधिकारी जो है वो सदोष परिरोध का दोषी माना जाएगा। क्लियर, ये समझे रहिएगा, ठीक है। तो जमानत जहां पर छोड़ा जाना अध्यापक है, वहां पर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कहा गया इस श्रेणी में जमानती एवं अजमानती दोनों प्रकार के मामले आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी अपराध जमानती है या अजमानती है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक डिफिनेशन इसकी बताई गई है। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सी में जमानती एवं अजमानती को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि कोई अपराध जमानती है या कोई अपराध अजमानती है। इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए आप जाएंगे शेड्यूल में। तो शेड्यूल फर्स्ट में यह बताया गया है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध अजमानती है, उसी से आपको यह पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया जहां जमानत पर छोड़ा जाना वैवेकिक है। अब यहां आप डिमांड नहीं कर सकते यहां पे कि भाई मुझे छोड़ो, नहीं, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, वो आपको छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। क्लियर? इसमें कहा गया इस श्रेणी में अजमानती मामले आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ये आपके मेंस में भी काम दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आइए हम आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 478 क्या बात करता है? किन मामलों में जमानत ली जाएगी? अब यहां तक आप देख रहे हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब आते हैं अपने सेक्शन पे। किन मामलों में जमानत दी जाएगी? कहा गया अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न। मतलब क्या है इसका? अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न मतलब जमानती कोई अपराध, ठीक है, उसकी बात चल रही है, इसीलिए लिखा गया है अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने की भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना, ध्यान रखिएगा, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है या लाया जाता है और जमानत देने के लिए वह व्यक्ति क्या है? तैयार बैठा है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब आपने वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर लिया है या वो कोर्ट में खुद हाजिर हो जा रहा है और वो जमानत देने के लिए तैयार है, तो आप उसे जमानत देंगे, ठीक। परंतु ध्यान रखिए, ऐसा अधिकारी या न्यायालय, कौन सा अधिकारी? पुलिस अधिकारी, ऐसा अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय प्रतिभूओं रहित बंद पत्र पर उन्मोचित कर सकता है। क्या लिखा? प्रतिभूओं रहित लिखा गया है, मतलब कि यहां पर श्योरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। श्योरिटी आप समझ रहे होंगे, जो अन्य व्यक्ति की अब गारंटी चाहिए, यहां नहीं जरूरी है। तो कहा गया है उसके स्वयं के बंद पत्र पर उसे छोड़ा जा सकता है। लाइन फिर से पढ़िए, ऐसा अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय प्रतिभूओं रहित, ठीक है, बंद पत्र पर उन्मोचित कर सकता है। क्लियर? अर्थात पुलिस अधिकारी या न्यायालय इसी लाइन को क्लियर कर रहे हैं यहां पर कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय बिना प्रतिभू के उसे निजी मुचलके पर, ध्यान रखिएगा, पर छोड़ सकता है। खुद की गारंटी पर वो कह देगा कि भैया लाइए, हम बॉन्ड भर रहे हैं, जिस समय जिस स्थान पे आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे, नहीं मान रहे हैं, लीजिए मैं पैसा रख रहा हूं, गाड़ी के कागज रख रहा हूं, मैं आऊंगा। खुद उसके निजी मुचलके पर उसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा, उपरोक्त व्यक्ति निर्धन है, क्या है? निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे ही उन्मोचित कर दिया जाएगा। क्लियर? अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा? निर्धन व्यक्ति माना जाएगा और उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा। अब इसका एक स्पष्टीकरण है जो ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर निर्धन व्यक्ति होगा कौन। आप मुझे बताइए कि ये निर्धन व्यक्ति हम सीपीसी में कहां पढ़ते हैं? सीपीसी के किस ऑर्डर में निर्धन व्यक्ति को बताया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि ऑर्डर 33 में हम निर्धन व्यक्ति को पढ़ते हैं।
ठीक है, तो इस तरह तुकबंदी लगा के आप पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको याद होंगी। जैसे बीएनएसएस में पढ़ रहा हूं तो सीपीसी आपका आ गया, ऐसे बीएससी आ जाए, बीएनएस आ जाए, तो जो जो चीजें कनेक्ट होती हैं वो कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, चलिए, तो निर्धन व्यक्ति ऑर्डर 33 में बताया गया, सीपीसी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा। अब देखिए यहां स्पष्टीकरण ये बता रहे हैं, निर्धन व्यक्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति गिरफ्तारी की तारीख से जिस दिन वह गिरफ्तार हो रहा है उस दिन से 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, नहीं दे पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम निर्धन व्यक्ति मानेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी जमानत का आपको क्वेश्चन आए, मेंस का आए, तो ये जरूर एक्सप्लेन आप करेंगे। ठीक है, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्लियर। तो इस तरह हमने आपको यह बताया कि बेल क्या है, बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, श्योरिटी क्या है। इसके साथ साथ हमने आपको एक सेक्शन भी बताया, सेक्शन 478, जो बात करता है किन मामलों में जमानत ली जाएगी। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको अगर आगे की क्लासेस चाहिए तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास आप कैसे ज्वाइन करेंगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी एक बार और मैं बता देता हूं कि आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।